हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, अपकृत्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विधियाँ। एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या फिर अगर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और आपसे अपकृत्य विधि पूछी जाती है तो उसके लिए भी। इसका पेपर कोड है 1003। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं, इस वजह से और लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना आज का क्वेश्चन। मानहानि को परिभाषित कर उसके आवश्यक तत्वों को इंगित करें। मानहानि करने वाले अपकृत्यकर्ता को अपने बचाव में क्या प्रतिरक्षाएं प्राप्त हैं। जो व्यक्ति मानहानि करता है उसको अपनी प्रतिरक्षा में, अपने प्रोटेक्शन में क्या बचाव प्राप्त हैं ये बताना है, और मानहानि के आवश्यक तत्व और मानहानि की परिभाषा। ठीक है, मानहानि को इंग्लिश में डेफॉमेशन कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानहानि क्या है। मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करना मानहानि है, यानी कि किसी व्यक्ति की इज्जत को खराब करना, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना, उसके स्टेटस को खराब करना मानहानि है। मतलब मनुष्य के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है, किसी की इज्जत को खराब करता है, तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति है और अन्य संपत्ति की अपेक्षा मूल्यवान हो सकती है। जिस तरह से मनुष्य की उसकी जो संपत्ति है वह मूल्यवान है, वह इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो इज्जत है वो भी मूल्यवान है। विधि शास्त्रियों द्वारा मानहानि की परिभाषा। अब बहुत सारे विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से विधि शास्त्र की परिभाषा दी है। तो हमारे पहले विधि शास्त्री हैं ब्लैकस्टोन के अनुसार मानहानि एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या ख्याति को, उसकी इज्जत और उसकी रेपुटेशन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मानहानि, उसके मान सम्मान को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जाती है तो वो मानहानि है। इसके बाद है हमारे स्टीफन के अनुसार मानहानि एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में झूठी और अपमानजनक बातें कही जाती हैं और उससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। स्टीफन कहते हैं कि मानहानि एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में झूठी बातें और अपमानजनक, यानी कि कोई गलत बातें कही गई हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हैं बिनोवा के अनुसार मानहानि एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसकी ख्याति को, उसकी रेपुटेशन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है जिससे उसकी सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। यानी कि जो समाज में रहता है उसकी जो सामाजिक स्थिति है, उसकी जो रेपुटेशन है समाज में खराब होती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो वो मानहानि के अंदर आती है। इसके बाद है मानहानि दो तरह से हो सकती है, एक लिखित रूप में, एक मौखिक रूप में। लिखित रूप में मानहानि वो होती है जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बातें लिखकर छाप देते हो, या जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर किसी पोस्टर में। और मौखिक रूप से वो होती है जो आप समाज में कुछ लोगों के सामने उसको मौखिक रूप से कुछ गलत बोल देते हो। ठीक है, इसके बाद है यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकाशित रूप में या लिखित रूप में झूठा आरोप लगाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, यह अपलेख कहलाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए आपने कोई गलत वचन लिखकर प्रकाशित कर दिए हैं, वह अपलेख कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है, आपने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात बोली है, कोई ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो, तब अपवचन कहलाता है। अपवचन कहते हैं जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसे वचन बोल देते हो जिससे कि
लोगों के मन में उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपने बोले हैं उससे नफरत करना या फिर उसके प्रति बहुत घृणा रखना, उससे इरिटेट होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो अपवचन कहलाते हैं। इसके बाद है मानहानि के आवश्यक तत्व। मानहानि के 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला है कथन मानहानिकारक होना चाहिए। दूसरा है कथन वादी के प्रति होना चाहिए। तीसरा है कथन को प्रकाशित होना चाहिए। पहला कि जो कथन आपने कहा है वो मान हानिकारक होना चाहिए, उस व्यक्ति के मान सम्मान को उससे ठेस पहुंचनी चाहिए। दूसरा है कि जो वादी है जिसके लिए आपने कहा है वो उसी के प्रति होना चाहिए, किसी अन्य के प्रति नहीं होना चाहिए। तीसरा, कथन को प्रकाशित होना चाहिए। जो कथन आपने कहा है, जो कथन आपने लिखा है उसको प्रकाशित होना चाहिए, उसको किसी न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन या फिर पोस्टर में छपना चाहिए वो, ठीक है। मान हानिकारक कथन को मान हानिकारक होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि मान हानिकारक जो कथन है वो क्या होते हैं। मान हानिकारक कथन वह है जिससे वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो। वादी कौन होता है? जो वाद करता है, जो केस करता है वो वादी होता है, और जो अपने आप को बचाता है वो होता है प्रतिवादी। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताए हैं। प्रतिवादी को इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं और वादी को कहते हैं प्लेंटिफ। मानहानि किसी कथन का वह प्रशासन है जिसकी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को समाज के ठीक समझने वाले सदस्यों की नज़रों में नीचा दिखाना हो। यानी कि समाज में जो व्यक्ति आपको अच्छा समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, उनकी नज़रों में जो अन्य व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है उसे मानहानि कारक कथन कहते हैं। आगे देखते हैं। इसका ये केस है DP चौधरी बनाम मंजूलता AIR 1997। AIR को ऑल इंडिया रिपोर्ट कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑल इंडिया रिपोर्ट और ऑल इंडिया रिपोर्टर दोनों कहते हैं। और ये आपके कहाँ काम आएगी? जब आपका लास्ट का एक लीगल लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी दे देते हैं कि AIR का फुल फॉर्म बताओ। तो AIR की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रिपोर्टर। इस केस में कहा गया है, एक अखबार ने एक गलत खबर छापी थी। खबर में कहा गया था कि मंजूलता नामक एक लड़की अपने घर से भाग गई थी, लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठी थी। इस खबर के कारण मंजूलता की बदनामी हुई और उसकी शादी की संभावनाएं भी कम हो गईं। इसलिए मंजूलता ने अखबार के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। अदालत ने अखबार को दोषी ठहराया और उसे मंजूलता को मुआवजा देने के आदेश दिए। जो इस केस में ये कहा गया था कि एक लड़की थी और उस पर एक झूठा इस केस में ये कहा गया था एक लड़की के बारे में झूठी खबर छापी गई थी कि वो अपने घर से भाग गई थी, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ थी, जिसके लिए उसने अखबार वालों पर केस किया था और अदालत ने अखबार वालों को दोषी ठहराया और मंजूलता को मुआवजा दिलाया। इसके बाद है कथन वादी के प्रति होना चाहिए। जो कथन किया गया है, जो बात बोली गई है वो वादी के लिए होनी चाहिए। वादी कौन? प्लेंटिफ के प्रति होनी चाहिए। मानहानि की किसी कार्रवाई में वाद नहीं है, वादी है। वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि शब्द जिनका उसने परिवाद किया है, यानी कि जिसके लिए उसने कंप्लेंट करी है, जिस शब्द के लिए उसने मजिस्ट्रेट के सामने फिर कोर्ट के सामने कंप्लेंट करी है, उसे निर्दिष्ट थे। वो जो शब्द थे वो उसी के लिए बोले गए थे, उसे यह साबित करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का आशय वादी का मानहानि करना नहीं था। यदि वे व्यक्ति जिनके बीच शब्दों का प्रकाशन किया गया है, जिन लोगों के सामने शब्दों का प्रकाशन शब्द बोले गए हैं, युक्त यह अनुमान कर सकते हैं, यानी कि वो समझ सकते हैं जो बोला गया है, चाहे वो इनडायरेक्ट बोला गया हो, वो समझ सकता है कि वह कथन वादी को निर्दिष्ट हैं, कि वो जो कथन है वो वादी के लिए बोले गए हैं, तो उस स्थिति में प्रतिवादी उत्तरदायी होगा।
तो तब अगर वो लोग समझ जाते हैं कि ये इसी के लिए बोला गया है, तो प्रतिवादी जो है जिस पर केस किया गया है वह उत्तरदायी व जिम्मेदार होगा। इसके लिए एक केस है, इसको देखते हैं। हल्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1910 के वाद में प्रतिवादीगण वो होते हैं जिनके ऊपर वाद किया गया है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए प्रतिवादीगण लिखा हुआ है, ने अपने समाचार पत्र में संडे क्रॉनिकल में परिकल्पनात्मक लेख प्रकाशित किया। जो प्रतिवादीगण थे जिनके ऊपर वाद किया गया था, उन्होंने अपने समाचार पत्र में एक परिकल्पनात्मक लेख प्रकाशित किया, मतलब अपनी परिकल्पना पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें एक काल्पनिक व्यक्ति ऑटोमस जोन्स के चरित्र की निंदा की गई थी। जो ऑटोमस जोन्स थे उनके चरित्र की निंदा की गई थी, उनके चरित्र के बारे में अपवचन बोले गए थे। ऑटोमस जोन्स नामक एक बैरिस्टर ने, जो ऑटोमस थे वो एक बैरिस्टर थे, उन्होंने प्रतिवादीगण के विपरीत एक वाद संस्थित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लेख उन्हें निर्दिष्ट थे। उन्होंने कहा, जो बैरिस्टर थे उन्होंने कहा कि जो लेख थे जो उन्होंने बोला था वो उनके लिए बोला गया था, उनके लिए कहा गया था। इस मामले में प्रतिवादीगण ने कहा कि ऑटोमस जोन्स एक काल्पनिक नाम था और उनका आशय वादी को बदनाम करना नहीं था, लेकिन अदालत ने प्रतिवादीगण को उत्तरदायी माना, क्योंकि लेख में दिए गए बयान वादी को निर्दिष्ट और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते थे। अदालत ने प्रतिवादीगण को दोषी ठहराया, उसको जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि जो लेख लिखे गए थे, जो बातें बोली गई थी, वो बैरिस्टर जो थे उनको निर्दिष्ट थी, उनके लिए बोली गई। कथन को प्रकाशित होना चाहिए, जो कथन कहे गए हैं, जो बातें बोली गई हैं, उनका प्रकाशन होना चाहिए। प्रकाशन का तात्पर्य मानहानिकारक विषय वस्तु को कुछ ऐसे अन्य व्यक्तियों की जानकारी में लाना है जो वह खुद व्यक्ति नहीं है जिसकी मानहानि हुई है, और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मानहानि की कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। मानहानिकारक शब्दों का संसूचना वादी तक करना कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो आप वादी की संसूचना कर रहे हो वो वादी तक ही सीमित नहीं है, अन्य लोगों की जानकारी में उसको लाना जरूरी है, क्योंकि मानहानि एक ऐसी क्षति है जो ख्याति के विपरीत की गई है, जो किसी की रेपुटेशन के विपरीत की गई है। यदि कोई अन्य व्यक्ति गलती से ऐसे पत्र को पढ़ लेता है जो वादी को लिखा गया है, तो उसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। ये कहते हैं कि किसी ने कोई पत्र लिखा और किसी ने बाय मिस्टेक किसी और ने पढ़ लिया, तो इसमें जो है प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। जब पिता अपने पुत्र का पत्र खोल लेता है या कोई खानसामा अपने नियोजक के मोहरबंद पत्र को खोलकर पढ़ लेता है, तब यह नहीं माना जाएगा कि मानहानिकारक शब्दों का प्रकाशन प्रतिवादी ने किया है और उसे उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस है, उसको देखते हैं। महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद, AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1958 का ये वाद है। के वाद में प्रतिवादी ने उर्दू में लिखा गया एक मानहानिकारक पत्र वादी को भेजा। वादी को ठीक कर लेना, वादी को भेजा। वादी उर्दू नहीं जानता था, जो पत्र था वो उर्दू में लिखा गया था, और जो वादी है वो उर्दू नहीं जानता था। वह पत्र एक अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ाया गया था। वो जो पत्र था वो किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाया गया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी तब तक उत्तरदायी नहीं है, वह तब तक जिम्मेदार नहीं है, जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि पत्र उर्दू लिपि में लिखते समय प्रतिवादी यह जानता था कि वादी उर्दू लिपि नहीं जानता, और उसके लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह पत्र किसी और अन्य व्यक्ति से पढ़वाए। यानी कि जो वादी है, ये हो गया हमारा वादी, और ये प्रतिवादी।
ए बी। जो ये प्रतिवादी है इसने वादी को एक पत्र लिखा था जो मान हानिकारक था, यानी कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला पत्र था। उसने वो पत्र उर्दू में लिखा था। किसने? प्रतिवादी ने। प्रतिवादी ने ये पत्र उर्दू में लिखा था और इसमें कहा गया है कि अगर प्रतिवादी यह नहीं जानता था कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो वादी है, उसको उर्दू नहीं आती है, तो उसको ये सिद्ध करना होगा कि वो नहीं जानता था, कि उसको उर्दू नहीं आती है, तो वो उत्तरदायी नहीं होगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा मानहानि का। अगर वो पहले से ही जानता था, जो प्रतिवादी है वो पहले से ही जानता था कि वादी को उर्दू नहीं आती और वो किसी और से उसको पढ़वाएगा, वो जो पत्र है कोई और पढ़ेगा और इसकी बेइज्जती होगी, इसकी बदनामी होगी, तो फिर प्रतिवादी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अगर वो जानता था तो, नहीं जानता तो वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। अब इसमें आगे है भारतीय न्याय संहिता, जो आपका ये नया वाला कानून है BNS, उसके अंदर धारा 356 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 356 का सबसेक्शन 1 में 10 अपवाद दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उस स्थिति में मानहानि होती है तो वो स्वीकार्य नहीं होगी, वो स्वीकार नहीं होगी। उसमें 10 अपवाद कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कोई मानहानि है वो लोक हित में कही गई हो, किसी व्यक्ति की मानहानि लोगों के हित में बोली गई हो, हमने अभी केस भी देखे तो उसमें ही बताया गया है, या फिर कोई न्यायालय के समक्ष या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ बात कही जा रही है, वो उसमें नहीं आएगी मानहानि में। और इसमें जो सज़ा है, धारा 356 की सबसेक्शन 2, सेक्शन 356 का सबसेक्शन 2 में मानहानि के लिए 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों का प्रावधान है। किस में है? 356 के सबसेक्शन 2 में, और 356 के सबसेक्शन 1 में 10 अपवाद दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। मानहानि की कार्रवाई में प्रतिरक्षा। मानहानि की कार्रवाई में प्रतिरक्षा। मानहानि की कार्रवाई में प्रतिरक्षा के निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला तर्क है सत्य। जो भी आप मानहानि कर रहे हो वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, वो सच होनी चाहिए, झूठ नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो। दूसरा है उचित टीका टिप्पणी, फेयर कमेंट। टीका को छोड़ दो, बस आप उचित टिप्पणी याद रखना कि आप जो कमेंट कर रहे हो वो सच होनी चाहिए, जो आप टिप्पणी कर रहे हो वो सच पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा है विशेष अधिकार। किसी व्यक्ति विशेष को विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि संसद में कोई भाषण चल रहा है, वहाँ पर कुछ बात बोली गई है, वो मानहानि के अंदर नहीं आती है। मजिस्ट्रेट के सामने बोली जा रही है कोई बात, या मजिस्ट्रेट आपको कुछ बात बोल रहे हैं गुड फेथ में या फिर किसी भी चीज़ में, वो भी आपके मानहानि में नहीं आती है। आगे पढ़ते हैं। आगे है सत्य। जस्टिफिकेशन ट्रुथ। सत्य मानहानि के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा है। यदि मानहानिकारक कथन सत्य है तो यह एक पूर्ण प्रतिरक्षा हो सकती है। कुछ मुख्य बातें हैं यहाँ पे कि कथन जो है वो सत्य होना चाहिए। दूसरा, जो कथन कहा गया है, जो बात बोली गई है वो लोक हित के लिए होनी चाहिए। तीसरा, कोई छोटी मोटी बात है वो भी एक प्रतिरक्षा के रूप में मान्य होती हैं। फिर है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सत्य की प्रतिरक्षा का तर्क केवल तभी मान्य होता है जब कथन मूल रूप से सत्य हो। जब वो ओरिजिनली मूल रूप से सत्य होगा तभी वो प्रतिरक्षा का कथन मान्य होता है। इसका एक केस है एलेक्जेंडर बनाम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी AIR 1885 ऑल इंडिया रिपोर्टर 1885 का वाद एक महत्वपूर्ण मामला है जो मानहानि के मामले में सत्य की प्रतिरक्षा को स्पष्ट करता है। इस मामले में वादी को टिकट लिए बिना ट्रेन में यात्रा करने के लिए 1 पाउंड का जुर्माना या 14 दिनों की कारावास का दंडादेश दिया गया। एक व्यक्ति था, वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था रेल में, उसके ऊपर जुर्माना लगा था 1 पाउंड का
और 14 दिन या फिर 14 दिन की कारावास। ठीक है, लेकिन इसमें जो था इस चीज़ को पेपर में छाप दिया गया था। प्रतिवादी ने एक सूचना प्रकाशित की थी जिस पर केस किया गया था, उसने उस सूचना को पेपर में छाप दिया था जिसमें यह कहा गया था कि वादी को 1 पाउंड का जुर्माना या 2 सप्ताह के कारावास से दंडादेश प्रदान किया गया। इस मामले में यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसका कथन सत्य था। यानी कि जो भी उसने बोला था प्रतिवादी ने, वो सच ही उसमें अखबार में बोला गया था कि उसने ये काम किया था। जो व्यक्ति था जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, उस पर ये सज़ा लगाई गई थी, उसको ये सज़ा मिली थी, इसलिए उसने सच ही बातें छापी थी, तो प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है। यह मामला दर्शाता है कि कोई कथन सत्य है तो मानहानि के मामले में एक पूर्ण प्रतिरक्षा हो सकती है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि सत्य प्रतिरक्षा का तर्क केवल तभी मान्य होता है जब कथन सत्य हो। ठीक है, आगे देखते हैं। उचित टिप्पणी कमेंट। उचित टिप्पणी वह होती है जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करता है जो लोकहित में होती है और उसमें कोई गलत आरोप नहीं लगाया जाता। उदाहरण कै ने खे की पुस्तक पर टिप्पणी की कि वह मूर्खता से परिपूर्ण है और अश्लील है। जो कै है उसने खे की पुस्तक पर टिप्पणी की थी कि उसकी जो पुस्तक है वो मूर्खता से भरी हुई है और अश्लील पुस्तक है। यदि कै ने इस टिप्पणी को सद्भावना से अभिव्यक्त किया है, यानी कि उसने जो टिप्पणी की है वो सद्भावना में बोली है, तो उस टिप्पणी से संरक्षण प्राप्त होती है, यानी कि उस टिप्पणी से उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। यदि कै कहता है कि खे दुर्बल यानी कि कमज़ोर और भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, तो यह एक तथ्य कथन है और इसका पुस्तक पर टिप्पणी से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में कै अभिभाग जो उसने बोला है उसकी प्रतिरक्षा का उसको प्रोटेक्शन उससे नहीं मिलेगी, ये कहा गया है इसके उदाहरण में। इसके बाद देखते हैं विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, भले ही इससे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। विशेष अधिकार 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा होता है कुछ शर्तों के साथ स्वतंत्रता। अब इसमें देखते हैं विशेष अधिकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि संसद में सदस्यों के भाषण, अदालत में वकीलों के तर्क, सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक बयान। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद हैं इन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन मतलब यह नहीं है कि वो कुछ भी कहे। अब इसके देखते हैं हम कीवर्ड्स, जिस तरह से हम इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखना कि मानहानि क्या है। मानहानि किसी के मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाना मानहानि कहलाती है। फिर मानहानि की परिभाषा। मानहानि की परिभाषा बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने दी है, जिसमें है ब्लैकस्टोन, स्टीफन और बिनोमा। अगर आपको कोई और परिभाषा याद हो, आपके यूनिक में भी काफ़ी परिभाषाएं दे रखी हैं, वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको लिख सकते हो। फिर है मानहानि 2 तरीके से हो सकती है। पहला है लिखित रूप में, जिसको लिख कर छाप दिया जाता है या पोस्टर पे लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं लिखित रूप में। जो मौखिक, जो बोल कर करी जाती है, उसको कहते हैं मौखिक रूप में। फिर है मानहानि के आवश्यक तत्व। मानहानि के आवश्यक तत्व ऐसे हैं कि कथन मानहानिकारक होना चाहिए। फिर इसमें ये डीपी चौधरी बनाम मंजूलता, जो लड़की के बारे में एक खबर छापी थी कि वो अपने घर से भाग गई थी, वो वाला केस है ये। फिर है कथन वादी के प्रति होना चाहिए। फिर ये हल्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स।
हर्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स AIR 1910। इसमें जो एक आर्टिफिशियल व्यक्ति के बारे में उसकी निंदा करी थी, जो बैरिस्टर था, वो वाला केस है ये। और फिर है कथन को प्रकाशित होना चाहिए, महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद। इस केस में क्या था कि अखबार में वो जो व्यक्ति था जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, ये वो केस है। फिर है मानहानि की किसी कार्रवाई प्रतिरक्षा के रूप में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कौन कौन से तर्क हैं वो? पहला तर्क है सत्य, दूसरा इसमें एक केस है अलेक्जेंडर वाला, तीसरा है उचित टिप्पणी, फिर है विशेष अधिकार। ये आपके कुछ याद करने के कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है और इनको एक पेपर पे लिख लेना। मानहानि की परिभाषा, मानहानि क्या है, ब्लैकस्टोन, स्टीफन। अगर आपको कोई और परिभाषा याद है वो भी आप लिख सकते हो। फिर मानहानि 2 तरीके से हो सकती है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। मानहानि के आवश्यक तत्व हैं, 3 आवश्यक तत्व हैं, इसमें 3 ही केस हैं। मानहानि की प्रतिरक्षा इसमें सत्य पर आधारित होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना आप। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे बता देना कि वीडियो अच्छी है या नहीं है।